हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और आज हम लोग एरे पर एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है चेक इफ टू एरेज आर इक्वल और नॉट। हमें ये चेक करना है कि हमें दो एरे गिवन है और मुझे ये बताना है कि वो इक्वल है या नहीं। अब पहले हम समझते हैं कि इक्वल का मतलब क्या होता है। इक्वल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक और दूसरा एरे है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है 2 3 1 4 5, तो ये दोनों एरे इक्वल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, बस ये है कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है लेकिन एलिमेंट सेम है। जैसे कि यहाँ पर एक 1 है दोनों में, एक 2 है दोनों में, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। हो सकता है रिपीटेड एलिमेंट भी हो, लेकिन अगर रिपीटेड एलिमेंट भी होंगे तो वो दोनों में होंगे। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट 4 है तो वो दोनों में होना चाहिए, तो फिर ये क्या होंगे? ये इक्वल एरे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ज्यादा है तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्वल एरे का मतलब क्या होगा? इक्वल एरे का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो भी सेम होने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए दोनों ही एरे में। अब इसको सॉल्व करने के अलग-अलग अप्रोचेस हो सकती है। आप वीडियो को पॉज़ करके थोड़ा-सा अप्रोच सोचिए और फिर उसके बाद वीडियो को रिज़्यूम करके देखिए कि क्या सॉल्यूशन है। ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज़ करके सोचा होगा कि क्या अप्रोच हो सकती है और अब मैं आपको 1-2 अप्रोचेस बताता हूँ। एक अप्रोच आपके दिमाग में आपने ये सोचा होगा कि मैं 1 को पिक कर लेता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ कि क्या वो एलिमेंट मेरे दूसरे एरे में प्रेज़ेंट है कि नहीं। फिर दूसरे 2 को लेता हूँ और फिर उसको देखता हूँ कि वो एलिमेंट मेरे एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर आपने ये तरीका सोचा है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 1 को पिक किया और आपने उसको सर्च किया कि हाँ, ये 1 मेरे पास प्रेजेंट है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आपको दोबारा से 1 मिलेगा और आप सेम 1 को मानकर उसको इक्वल मान लोगे। मतलब कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक ही 4 है इस एरे में। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 2 बार 4 आ रहा है। अब मान लो मुझे पहली बार मुझे 4 मिला और मैंने इस कंप्लीट एरे में चेक किया और मुझे पता चल गया कि हाँ, ये वाला 4 है। ठीक है, और फिर अगली बार मुझे फिर से इसमें 4 मिला और मैंने सर्च किया कि हाँ, मुझे 4 मिल चुका है और हमें लगेगा कि हाँ यार, मेरे पास 4 इस एरे में भी था और इस एरे में भी मेरे पास 4 था, मतलब कि ये दोनों एरे इक्वल है। लेकिन गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ 4 जो है वो 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ 4 1 है, तो ये अप्रोच हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रोच गलत है। दूसरा अप्रोच आपने ये सोचा होगा कि एक काम करते हैं, एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देते हैं और फिर कंपेयर कर देते हैं, तो बिल्कुल ये अप्रोच बिल्कुल सही है। अगर आपने इस तरीके से सोचा है तो, कि आप एरे को सॉर्ट कर दो, पहले दोनों एरे को सॉर्ट कर दो, तो सॉर्टिंग करने से क्या होगा कि दोनों एरे जो है ना वो एक जैसे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले एरे के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 4 5 और दूसरे एरे को भी आप सॉर्ट कर दो तो इसके अंदर के भी एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 4 5 और अब सारे इंडेक्स को इक्वली चेक करो। ठीक है, तो आप जीरो वाले को चेक करोगे इसके जीरो वाले से, मतलब आप चेक करोगे कि ए ऑफ आई जो है वो इक्वल होना चाहिए बी ऑफ आई के से। अगर ऐसा सभी एरे के लिए होता है, पूरे कंप्लीट एरे के लिए होता है, तो ये इक्वल होगा, नहीं तो ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन, क्योंकि आपको पता है कि सॉर्टिंग में बेस्ट केस कितना लेता है। अगर मैं इसको सॉर्ट करवा दूं तो सॉर्टिंग में एन लॉग एन टाइम कम से कम लेगा। ठीक है ना? तो हमें लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस करना है, तो अगर आप ये तरीका बताते हो तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। आपको अगर इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो आप एक तरीका ये बोल सकते हो कि हाँ, पहले मैं दोनों एरे को सॉर्ट कर दूंगा और रिलेटिवली एक एक एलिमेंट्स को कंपेयर करके मैं इस प्रोग्राम को बता दूंगा कि ये इक्वल है कि नहीं एरे दोनों। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बोलोगे एन लॉग एन, क्योंकि सॉर्टिंग में एन लॉग एन टाइम लगता है। ठीक है, बाकी हम आगे सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है मुझे और बेटर अप्रोच चाहिए, मुझे ऑर्डर ऑफ एन में काम करवाना है। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ एन में काम करना है मतलब कि मुझे सिंगल एक ही लूप में इसका काम करवा देना है। हाँ, 2 लूप इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन वो नेस्टेड नहीं होने चाहिए। एक लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा लूप चालू हो सकता है। तो मुझे एक ऑर्डर ऑफ एन में इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो मुझे प्रॉब्लम ऐसा सोचना है कि ऑर्डर ऑफ एन में मेरा काम हो जाए। तो इसका एक तरीका है, वो है हैशिंग। हैशिंग टेक्निक बहुत बढ़िया है।
आप एरे की मदद से भी हैशिंग कर सकते हो, और नहीं तो जावा में तो आपके पास मैप होता है, वेक्टर होता है, उसकी मदद से भी आप हैशिंग टेक्निक को यूज कर सकते हो। पहले मैं एरे की मदद से बताता हूं। तो एरे की मदद से हैशिंग टेक्निक ये होगी कि आप एक एरे ले लोगे, और एरे का साइज इतना होना चाहिए जितना कि इसमें सबसे बड़ा नंबर हो। कम से कम उतना साइज का आपके पास एरे होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरे एरे में सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो मेरे एरे का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर 5 इंडेक्स प्रेजेंट हो। ठीक है ना? तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, मतलब कम से कम मेरे पास इतना इंडेक्स होना चाहिए जितना बड़ा इसमें नंबर है। ठीक है ना? तो इसमें ऑब्वियसली स्पेस इसमें ज्यादा लगेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पूरे एरे में पहले हम 0 फिल कर देंगे, पूरे एरे में। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन में करने का मतलब यह है कि मुझे एरे के हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार देखना है, एक से ज्यादा बार नहीं देखना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने 1 को देखा। ठीक है? मैंने 1 को देखा और मैंने 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मुझे 2 मिला, तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मुझे 3 मिला, 3 इंडेक्स वाली वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मुझे 4 मिला, 4 इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मुझे 5 मिला, 5 इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर से मुझे 4 मिला, तो 4 इंडेक्स वाली वैल्यू को मैंने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से यह हुआ कि मुझे पता चल गया कि 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 0 एक भी बार नहीं आ रहा, 6 एक भी बार नहीं आ रहा। तो मुझे पता चल गया कि इस एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और वो कितनी बार प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे एरे में डिक्रीमेंट करने का काम करूंगा। जैसे कि मुझे 2 मिला, तो 2 मुझे मिला, तो मैंने इसको डिक्रीमेंट करके कर दिया 1। ठीक है? फिर मुझे 3 मिला, तो 3 इंडेक्स को डिक्रीमेंट करके कर दिया 0। फिर मुझे 1 मिला, 1 इंडेक्स वाले को डिक्रीमेंट करके कर दिया 0। फिर मुझे 4 मिला, 4 इंडेक्स वाले को फिर से डिक्रीमेंट करके कर दिया 0। फिर मुझे 5 मिला, 5 इंडेक्स वाले को डिक्रीमेंट करके कर दिया 0। ठीक है? तो इस तरीके से, अच्छा यहां पर मैंने 2 की जगह 4 को डिक्रीमेंट कर दिया था, सॉरी, मैंने 2 की जगह 4 को डिक्रीमेंट कर दिया था, तो 2 को भी डिक्रीमेंट कर देंगे, और इस तरह से सारे एरे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मुझे बी में एलिमेंट मिलेगा मैं डिक्रीमेंट करूंगा। ए वाले को ट्रेवर्स करूंगा मैं और इंक्रीमेंट करूंगा, बी वाले को ट्रेवर्स करूंगा और डिक्रीमेंट करूंगा। और अगर मेरे एरे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, मतलब कि दोनों एरे इक्वल है। ठीक है ना? अगर मान लो कि इसके अंदर एक एलिमेंट ज्यादा होता, एक एलिमेंट ज्यादा होता, मान लो 6, तो अब यहां पर क्या बच जाता, यहां पर 1 बच जाता। मतलब मेरे कंप्लीट एरे में 1 0 नहीं हो पाया। अगर मेरे कंप्लीट एरे में 0 नहीं हो पाया, मतलब दोनों एरे इक्वल नहीं है। और हमें यह भी चेक करना है कि दोनों एरे का साइज इक्वल होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो ऐसा हो गया कि इसके अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है 6, ठीक है, अब आप 6 एलिमेंट पर डिक्रीमेंट करने की कोशिश करोगे तो -1 हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और दोनों एरे का साइज इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारा एरे इक्वल है। अब ये तो ठीक है, सी सी प्लस प्लस में तो आप एरे से बना ही सकते हो, जावा में भी। लेकिन जावा आपको एक चीज और प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हैश मैप। हैश मैप बड़ी कमाल की चीज है। यहां पर आप की और वैल्यू के फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, और आपको यहां पर इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको इतने साइज का एरे बनाना है जितना बड़ा इसके अंदर एलिमेंट है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमें एरे का साइज कितना बड़ा बनाना पड़ेगा हैशिंग टेक्निक को यूज करने के लिए। हैशिंग टेक्निक को यूज करने के लिए मुझे एरे का साइज इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि जितना इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो उसका इंडेक्स बन सके। ऑब्वियसली जो मैं मैपिंग की टेक्निक बता रहा हूं ये भी हैशिंग टेक्निक ही है, लेकिन यहाँ पे जो हैश मैप बनता है उसके अंदर ऑलरेडी 2 पार्टीशन होते हैं, की और वैल्यू। और आप किसी भी नंबर को की बना सकते हो और उसके अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हैश, जो अभी मैंने एरे वाला तरीका बताया था, उसमें मेरा की का काम कर रहा था मेरा इंडेक्स। जैसे कि 1 इंडेक्स पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा था, 2 इंडेक्स पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा था, 3 इंडेक्स पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा था। तो 0 1 2 3 4 5 जो था वो मेरा की का काम कर रहा था, और उसके अंदर जो मैं इंक्रीमेंट कर रहा था वो मेरी वैल्यू थी। अब यहां पर मैं अपनी की को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरे पास 1 2 3 4 सारे नंबर मेरे एरे में प्रेजेंट हो सकता है कि मेरे पास 1 के बाद सीधे 5 हो। तो 2 3 4 को मैंने यूज किया क्या? अगर मान लो मेरे एरे के अंदर 1 5 10 और 100
ये 4 एलिमेंट्स है। अब एरे के अकॉर्डिंग मुझे 100 साइज का एरे बनाना पड़ेगा, लेकिन एरे के एलिमेंट तो मेरे पास सिर्फ 4 है, तो मेमोरी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा अगर मैं हैशिंग टेक्निक को यूज करूंगा एरे को यूज करके। इससे अच्छा ये है कि हम मैप को यूज कर लें जावा में। मैप को यूज करने से ये होगा कि मैं ये नंबर जो है ना, इनको मैं की बना दूंगा 1 5 10 100, और वैल्यू की जगह पर रख दूंगा कि ये कितनी बार आ रहे हैं। 1 एक बार आ रहा है, 5 एक बार, 10 एक बार, 100 एक बार। काम वही है कि पहले हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और बाद में सेकेंड एरे के लिए डिक्रीमेंट करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि सब में जीरो हो गया है कि नहीं। काम करने का तरीका वही है, बस डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे थे, अब हम यहां पर हैश मैप को यूज करेंगे। और हैश मैप को यूज करने से हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जितने साइज का मेरे पास एरे में इंडेक्स ही नहीं है। इस बात की मुझे टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम एक मैप बनाएंगे की और वैल्यू का। और आपको पता होना चाहिए कि मैप जावा में कैसे बनाते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप देख लेना, अभी मैं उसको बताऊंगा अभी कोड में। तो यहां पर हम की और वैल्यू रखेंगे, की भी इंटीजर होगा और वैल्यू भी इंटीजर होगा। हैश मैप की खास बात एक और ये होती है कि हम की और वैल्यू का टाइप चेंज कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो की को कैरेक्टर बना सकते हैं, इंटीजर बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेकिन एरे में क्या होता था, एरे में इंटीजर ही हमारा इंडेक्स होता है, तो वहां पर अगर हमारा की अगर इंटीजर है तो ही हम एरे को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम की में किसी को भी बना सकते हैं, इंटीजर को भी की बना सकते हैं, कैरेक्टर को भी, स्ट्रिंग को भी, किसी को भी हम की बना सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा की और वैल्यू दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा। सबसे पहले मुझे एरे में 1 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, और पहली बार मुझे मिल रहा है तो वैल्यू में भी 1। पहली बार जब भी मिलेगा तो 1 रखेंगे, और उसके बाद अगर कभी मिलेगा तो हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, 2 जैसे ही मिला तो 2 की रखी, और क्योंकि पहली बार मिल रहा है तो 1 रख देंगे। 3 मिला तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे मैप में 3 प्रेजेंट है क्या। नहीं, हमारे मैप में 3 प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि हमारे मैप में 3 प्रेजेंट नहीं है तो हम 3 इंसर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू को 1 करेंगे। मतलब पहले मुझे इसको सर्च करना पड़ेगा कि मेरे मैप में वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है ना। फिर 4 को लिया, और 4 को मैंने चेक किया कि क्या वो मेरे मैप में प्रेजेंट है, नहीं है। तो हमने 4 को इंसर्ट किया और इसकी वैल्यू कर दी 1। फिर मैंने 5 को देखा, 5 मेरे मैप में है क्या, नहीं है, तो मैंने 5 को इंसर्ट किया और उसकी वैल्यू कर दी 1। फिर मुझे 4 मिला, तो पहले मैं 4 को सर्च करूंगा कि 4 मेरे पास है क्या। हाँ, 4 मेरे पास है, तो मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके कर दूंगा 2। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 2 2 बार, और 5 एक बार। ठीक है, अब मैं सेकेंड एरे के लिए डिक्रीमेंट करूंगा, चेक करूंगा कि 2 मेरे एरे में प्रेजेंट है क्या। हाँ, 2 मेरे एरे में प्रेजेंट है, तो उसको डिक्रीमेंट कर देंगे 0। 3, अगर मान लो 3 मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, मेरे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा कि नॉट इक्वल। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जो कि मेरे मैप में नहीं है, मतलब कि वो मेरे एरे में भी नहीं था, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम वहीं पर ही प्रिंट कर देंगे कि नॉट इक्वल। ठीक है, तो 3 देखेंगे, 3 मेरे पास है, तो इसको डिक्रीमेंट करके कर देंगे 0। फिर 1 मिला, तो 1 है और इसको डिक्रीमेंट करके कर देंगे 0। 4 मिला, 4 है, इसको डिक्रीमेंट करके कर देंगे 1। फिर 5 मिला, 5 को डिक्रीमेंट, 5 है, इसको डिक्रीमेंट करके कर देंगे 0। फिर से 4 मिला, 4 है क्या, हाँ है, इसको डिक्रीमेंट करके कर देंगे 0। और अगर मान लो कि 6 नहीं है, अगर मेरा मान लो एरे खत्म हो गया और सारे वैल्यूज है अगर 0 हो चुके हैं, तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि बोथ द एरेज आर इक्वल। और अगर मैंने देखा कि अरे यहाँ पर 6 आ गया और 6 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि एरेज आर नॉट इक्वल। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कोड देखते हैं कि इसका कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं java.io.star, इंपोर्ट java.util.star। ठीक है, दोनों को इंपोर्ट कर लिया। क्लास का नाम वही रखेंगे जो हमारी फाइल का नाम है, ये बात आप लोग को ये पता होनी चाहिए। तो हमारी फाइल का नाम है इक्वल एरेज, तो वही हम हमारे क्लास का नाम रखेंगे। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने का शॉर्टकट तरीका ये है कि PSVM लिखो और एंटर दबा दो, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 2 एरे बना लेता हूं। एक एरे बना लेता हूं जिसके अंदर मैं एलिमेंट रख देता हूं 1 2 3 4 5,
और एक और दूसरा एरे बना लेता हूं बी, और उसके अंदर मैं एलिमेंट्स रख लेता हूं 2 3 1 4 5। ठीक है, दोनों इक्वल है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक मैप बनाना पड़ेगा। पहले दोनों की लेंथ निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, पहले चेक कर लेता हूं कि अगर दोनों की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा कि दोनों एरे इक्वल नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं L1। L1 में मैं पहले वाले एरे की लेंथ रख दूंगा। ठीक है, ए डॉट लेंथ से मुझे पहले वाले एरे की लेंथ मिल जाएगी। और एक और L2 बना लेता हूं जिसमें मैं दूसरे एरे की लेंथ रखूंगा। बी डॉट लेंथ करने से मुझे दूसरे एरे की लेंथ मिल जाएगी। अब मैं चेक कर लेता हूं कि अगर दोनों की लेंथ अगर इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2, अगर L1 L2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि दोनों एरे जो है वो इक्वल नहीं है। और अगर दोनों एरे की लेंथ ही अगर इक्वल नहीं है, मतलब दोनों एरे इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे एरेज आर नॉट इक्वल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने का शॉर्टकट SYSO लिखकर एंटर दबा दो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक साथ प्रिंट हो जाएगा शॉर्टकट में। और आप यहां पे प्रिंट कर दो एरेज आर नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, एल्स पार्ट में जाओ। ठीक है, और अगर मान लो कि लेंथ अगर इक्वल है तो एल्स पार्ट में हम आएंगे। अच्छा, एल्स पार्ट में मैं एक काम करता हूं कि एक वेरिएबल बना लेता हूं इंडिकेटर। कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, इसका नाम इंडिकेटर रख सकते हो, इसका नाम फ्लैग रख सकते हो, मोस्टली इसको फ्लैग कहा जाता है। तो फ्लैग क्या होता है, फ्लैग एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि क्या कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि ये जैसे कि मान लो कि मैं एक घर में बैठा हूं, ठीक है, और मुझे पता करना है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपने एक दोस्त को भेजूंगा कि जाके उस घर में देख कर आओ कि उस घर में क्या हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन लेकर आके मुझे बताओ। ठीक है, तो अब मैं, ये फ्लैग वही है, ये फ्लैग के अंदर मैं एक वैल्यू डालूंगा, और अगर वो वैल्यू वही वाली लेकर आया जो मैंने दी है, तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूं। अभी मैं वैल्यू कर दे रहा हूं फ्लैग की 0, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर फ्लैग की वैल्यू मैंने 0 रखी है, और अगर लास्ट तक फ्लैग की वैल्यू 0 ही है, इसका मतलब कि मेरे दोनों एरे इक्वल है। और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम पता चली कि नहीं यार ये फ्लैग की वैल्यू, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम पता चली कि मेरा जो एलिमेंट है वो मुझे नहीं मिला, तो मैं फ्लैग की वैल्यू को कर दूंगा 1। तो लास्ट में पूरे कोड के बाहर, एल्स पार्ट के बाहर में आके क्या क्या करने वाला हूं, एल्स पार्ट के बाहर में आके ये चेक करूंगा कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रही लास्ट तक, एल्स के अंदर मैं सारा कोड लिखने वाला हूं, और अगर फ्लैग की वैल्यू अगर मुझे 0 मिली लास्ट तक, तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, कि मेरे एरे जो है वो इक्वल है, एरेज आर इक्वल। ठीक है, और अगर फ्लैग की वैल्यू अगर चेंज हो गई, अगर फ्लैग की वैल्यू अगर चेंज हो गई, तो मैं एल्स पार्ट में क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं एल्स पार्ट में प्रिंट कर दूंगा एरेज आर नॉट इक्वल। तो मैं यहां पर प्रिंट कर दूंगा एरेज आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, ये मैं यहां पर प्रिंट कर दूंगा, इसलिए मैंने यहां पर ये फ्लैग वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर मतलब मैं ऐसा कोड लिखूंगा कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम लगी कि नहीं यार ये इस कारण से एरे इक्वल नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट उस फ्लैग को 0 से 1 कर दूंगा। ठीक है, मैं वहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं करूंगा, बस मैं उसको 1 कर दूंगा फ्लैग को, और ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा, ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा, या फिर कैसे भी कुछ भी करके बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर मैप बना लेता हूं एक, जिसमें कि मैं अपने की वैल्यूज को रखने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर अपना मैप बना लेता हूं, और दोनों में ही मैं इंटीजर रखने वाला हूं। मेरा की भी इंटीजर होगा और मेरी वैल्यू भी इंटीजर होगी। ठीक है, दोनों मेरे इंटीजर ही होंगे। और मैं मैप का नाम रख देता हूं एम, या मैप पूरा ही रख देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा मैप हो गया, और हैश मैप बनाना है मुझे, तो ये मैंने हैश मैप ले लिया, और यहाँ पर भी मैं वही लिखूंगा कि मेरी जो की है वो इंटीजर है, और जो वैल्यू है वो भी इंटीजर होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना मैप बना लिया। और अब मैं काम करता हूं, एक इनहेंस्ड फॉर लूप को यूज करता हूं जो मेरे ए एरे को ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया इंट एक्स और ए। अब ये लूप क्या करेगा, ये लूप आपको पता है इनहेंस्ड फॉर लूप है,
एरे के एक एक एलिमेंट को लेकर एक्स के अंदर जाते जाएगा, तो हर बार एक्स के अंदर अलग अलग वैल्यू आएगी। पहली बार ये जब ये लूप चलेगा तो एक्स के अंदर ए 0 होगा, अगली बार जब ये लूप चलेगा तो एक्स के अंदर ए 1 होगा, फिर अगली बार ए 2 होगा। इस तरह से एक्स की वैल्यू यहां पर चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं कि सबसे पहले मैं मैप में एक एक करके एलिमेंट रखते जाऊंगा और उसकी वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट करूंगा, अगर मुझे ऑलरेडी वो मैप के अंदर प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाहता हूं क्या वो मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा इफ मेरे मैप में गेट करो एक्स को। ठीक है, गेट करने से क्या होगा, गेट करने से वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैप में डॉट गेट करूंगा। अब अगर वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर दिया है कि मैप के अंदर की और वैल्यू दो चीजें हैं। ठीक है ना, अगर मान लो कि मेरे पास मेरे मैप के अंदर वन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वन कितनी बार आया है ये मुझे रिटर्न कर देगा। और अगर वो एलिमेंट मेरे मैप में अभी आया ही नहीं है तो वो रिटर्न करेगा नल। तो अगर इसने रिटर्न किया नल, अगर मैंने मैप में चेक किया कि मेरे मैप में एक्स है कि नहीं, एक्स मतलब 1 2 3, तो मेरे मैप में वन है कि नहीं, अगर मेरे मैप में वन नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा नल। तो अगर उसने नल रिटर्न किया इसका मतलब ये एलिमेंट मुझे पहली बार मिला है। और अगर मुझे एलिमेंट पहली बार मिला है तो वो पहला उसका काउंट कितना हो जाएगा, वन। तो मैं मैप में इंसर्ट कर दूंगा। मैप में इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है, मैप डॉट पुट, पुट करने से इंसर्ट होता है। मैं की क्या इंसर्ट करना चाह रहा हूं, की इंसर्ट करना चाह रहा हूं एक्स और वैल्यू की जगह इंसर्ट करना चाह रहा हूं वन। ठीक है, तो मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, मैंने एरे का एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया और उसकी वैल्यू की जगह रख दिया वन। ठीक है, एल्स अगर मान लो कि मेरे पास वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसका काउंट मुझे ये रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूं काउंट नाम का। ठीक है, एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं और मैं पहले मैं गेट कर लेता हूं कि ये एलिमेंट मेरे पास कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो गेट करने से मुझे पता चल जाएगा कि जो एक्स नाम का वेरिएबल एलिमेंट है वो कितनी बार मेरे एरे में आया है। अगर वन मेरे एरे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरे मैप के अंदर अगर वन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो कितनी बार प्रेजेंट है। देखो दो ही बात हो सकती है, या तो वो मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा या तो वो मेरे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मेरे मैप में एरे का एलिमेंट अगर पहली बार आया है, वो प्रेजेंट नहीं है मेरे मैप में, तो वो रिटर्न करेगा नल। और अगर नल रिटर्न करेगा तो मैं उसको उसका काउंट कर दूंगा वन, वैल्यू कर दूंगा वन। और अगर मान लो कि वो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है तो उसका काउंट मैं पहले ले लूंगा। उसका काउंट हो सकता है कि वन हो सकता है वो काउंट टू हो, मतलब काउंट बताएगा कि कितनी बार वो एलिमेंट आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके काउंट को इंक्रीमेंट करके वापस से मैप में डालना पड़ेगा। तो मैं अपने काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा और वापस से उसको मैप में इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो वापस से मैं अपने मैप में पुट कर दूंगा एक्स को और उसका काउंट नया वाला अपडेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा काउंट अपडेट हो जाएगा। तो ये वाला लूप क्या करने वाला है, ध्यान से देखो। ये वाला लूप क्या करेगा कि एरे के एक एक एलिमेंट को लेगा और उसको मैप में डालता जाएगा। अगर पहली बार डाला है तो उसका काउंट कर देगा वन, और अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा मैप रेडी हो चुका है। और ये लूप क्योंकि एक बार चला है तो इसका ऑर्डर ऑफ एन है। अब मैं दूसरा लूप लिखूंगा लेकिन इसके बाहर। इसका मतलब यह है कि अब मैं दोबारा से लूप बना रहा हूं बी एरे के लिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, क्योंकि ये लूप के अंदर मैं दूसरा लूप नहीं लिख रहा हूं, इस लूप के खत्म होने के बाद मैं दूसरा लूप लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से एक एनहेंस्ड फॉर लूप लगा देता हूं और इस बार मैं बी एरे के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं बी एरे को लूंगा और उसके लिए ये लूप चलेगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके चेक करता जाऊंगा कि क्या ये एलिमेंट मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। एक तो गेट की तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो एक कंटेन्स मेथड होता है उसकी मदद से भी आप चेक कर सकते हो कि ये एलिमेंट आपके मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ मैप डॉट कंटेन्स की मदद से चेक करना है तो कंटेन्स की होता है, और वैल्यू की मदद से चेक करना है तो कंटेन्स वैल्यू होता है। तो मुझे चेक करना है कि ये एक्स नाम की मेरे पास प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मान लो ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर ये एक्स नाम की प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ,
अगर x नाम की की मेरे मैप में नहीं है, इसका मतलब कि मेरे b एरे में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि a में नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एरे इक्वल नहीं है। तो जैसे ही मुझे गड़बड़ पता चली, मैं फ्लैग को कर दूंगा 1 और अपने लूप को कर दूंगा ब्रेक। तो जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चलेगी तो मैं फ्लैग को कर दूंगा 1 और ब्रेक, तो इससे ये लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर फिर मैं चेक करूंगा कि फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो एरे इक्वल है, और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है मतलब एरे इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैंने फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया था कि अगर अंदर कुछ फॉल्ट मिला तो वो फॉल्ट का पता मुझे फ्लैग की वैल्यू देखकर पता चल जाएगा। तो जैसे ही अगर मैंने देखा कि मेरा एक्स जो है वो मेरे मैप में नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरे एरे में फॉल्ट है, मेरा एरे मैच नहीं कर रहा एलिमेंट, तो मैंने फ्लैग को 1 करके ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा। और नहीं तो एल्स पार्ट, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो इसका मतलब कि मेरे पास वो एलिमेंट प्रेजेंट है मेरे मैप में। तो अच्छा, एक बात और, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे मैप में तो है लेकिन उसका काउंट 0 है, और अगर उसका काउंट अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बी एरे में वो एलिमेंट ज्यादा है। जैसे कि मान लो कि एक एरे ए में 4 2 बार आया है, मान लो कि एरे ए में 4 2 बार आया है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, और मेरे बी एरे में 4 3 बार आया है, तो पहली बार जब आएगा तो मैं माइनस माइनस कर दूंगा, दूसरी बार मिलेगा तो मैं माइनस माइनस कर दूंगा, तो वो चुका होगा 0। लेकिन तीसरी बार फिर से मुझे अगर 4 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 मेरे मैप में तो है लेकिन उसका काउंट ऑलरेडी 0 हो चुका है, और इस केस में भी मेरा फॉल्ट मिल गया, मतलब कि एरे ए और बी इक्वल नहीं है। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या हुआ कि एरे ए में मान लो जो 4 है वो 2 बार आ रहा है, और एरे बी में जो 4 है वो 3 बार आ रहा है। तो अब बताओ कि जब एरे ए में से अगर मैंने मैप में डाला 4 को, तो 4 की का काम करेगा और वैल्यू की जगह पर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 2 बार आया है। अब जब भी मुझे बी एरे में से वैल्यू मिलेगी तो मैं मैप में काउंट को डिक्रीमेंट करूंगा। तो पहली बार जब 4 मिलेगा तो मैं 2 को कर दूंगा 1, और दूसरी बार जब मुझे 4 मिलेगा तो मैं 1 को कर दूंगा 0। अब मेरा काउंट हो चुका है 0। अब मैं फिर से 4 को ढूंढूंगा, तो 4 तो मेरे मैप में है लेकिन उसका काउंट 0 है। तो इसका मतलब कि अभी भी तो मेरा एरे इक्वल नहीं है ना, दोनों ए और बी। तो इसका मतलब एक तो कंडीशन हो सकती है कि मुझे वो एलिमेंट मिले ही ना मेरे मैप में, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिल तो रहा है लेकिन उसका काउंट 1 है, तो भी उसका काउंट 0 है, तो भी मैं क्या कहूंगा कि ब्रेक कर दो फ्लैग 1 करके। तो मैं यहां पर यह भी चेक करूंगा कि मैप डॉट गेट एक्स, और गेट एक्स करने पर मुझे काउंट मिला 0, ठीक है। अगर मैंने मैप में चेक किया इस एलिमेंट को और अगर उसका काउंट 0 मिला, मतलब कि वो एरे मेरे एक्स्ट्रा एरे में वो एलिमेंट मेरे पास ज्यादा बार आ चुका है, तो मैं फ्लैग को 1 करके एग्जिट कर जाऊंगा। तो या तो वो मेरे पास एरे में है ही नहीं, और है लेकिन उसका काउंट ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो दोनों ही केस में मेरा फ्लैग 1 ओके ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब मेरे दोनों एरे इक्वल नहीं है। और नहीं तो एल्स पार्ट में मैं क्या करूंगा, एल्स पार्ट में वही काम करूंगा कि पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं काउंट नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैं मैप में गेट कर दूंगा कि वो एलिमेंट कितनी बार आया है, काउंट को मैं डिक्रीमेंट करूंगा, और फिर यहां पर वापस से मैं मैप में पुट कर दूंगा अपने एक्स एलिमेंट को, लेकिन अपडेटेड वैल्यू के साथ, ठीक है, लेकिन अपडेटेड वैल्यू के साथ, ठीक है। और इस फ्लैग वेरिएबल को मैं ग्लोबल बना देता हूं, बाहर बना देता हूं, है ना, नहीं तो ये सिर्फ एल्स ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा। मुझे फ्लैग को एक्सेस करना है एल्स ब्लॉक के बाहर भी, मुझे फ्लैग वेरिएबल को एक्सेस करना है बाहर भी, तो मैं इसको सबसे ऊपर बना देता हूं जहां पर मैंने ए और बी एरे बनाया है ना, स्टार्टिंग में ही मैं फ्लैग वेरिएबल बना देता हूं ताकि ये पूरे मेन फंक्शन में एक्सेसिबल हो सके, ठीक है। तो एक चेंज तो हम ये कर देंगे कि फ्लैग को ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, फ्लैग को ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। और एक काम करते हैं ना हम, कि यहां पर भी मैं एक काम करता हूं कि यहां पर प्रिंट नहीं करता हूं एरेज आर नॉट इक्वल, यहां पर भी मैं फ्लैग को कर देता हूं 1, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बाहर यहां पर लिख ही दिया है ना, एट द एंड लास्ट में मैंने लिख दिया है कि एरे इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरा L1 और L2 इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा, मतलब मैं कहीं पर भी प्रिंट नहीं कर रहा हूं कि एरे इक्वल है या नहीं है,
मैं सिर्फ लास्ट में प्रिंट करूंगा, मैं लास्ट में प्रिंट करूंगा कि एरे इक्वल है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लैग वेरिएबल को सबसे ऊपर कर दिया, फ्लैग वेरिएबल को सबसे ऊपर कर दिया ताकि वो पूरे मेन फंक्शन में एक्सेसिबल हो। और L1 L2 इक्वल नहीं होगा तो भी मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा, क्योंकि L1 L2 इक्वल नहीं है मतलब दोनों एरे इक्वल नहीं है, तब भी मेरा फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर मैंने यहां पर देखा कि बी एरे में कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो कि मेरे मैप में नहीं है, या फिर मेरे मैप में है तो सही लेकिन उसका काउंट ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि बी एरे में या तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है या फिर ज्यादा बार प्रेजेंट है। तो उस केस में मैं ये कह दूंगा कि हाँ, यहां पर मेरे पास एरे जो है वो इक्वल नहीं है। तो मैं इसको सेव करके रन करके देख लेता हूं। मैं इसके अंदर एलिमेंट्स इंक्रीज कर देता हूं, जैसे मैंने 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, और इसके अंदर भी मैं एलिमेंट इंक्रीज कर देता हूं। मैंने 7 रख दिया, 6 रख दिया। अब दोनों एरे इक्वल है। मैं फिर से इसको चलाता हूं तो देखो आगे एरेज आर इक्वल। और अगर मैंने एरे ए में एक एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा कर दिया 9, और फिर अगर मैंने इसको चलाया सेव करके, तो एरेज आर नॉट इक्वल। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको इंप्रूवमेंट फील हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होता हूं नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।